हेलो बच्चों, तो आज हम नया पाठ पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों से ये शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वर्ण। तो ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते क्योंकि क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण ध्वनि के मौखिक और लिखित दोनों रूपों को व्यक्त करता है। वर्ण अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है, यानी वो क्या है? यानी खुद ही स्वतंत्र है, उसको और किसी की जरूरत नहीं है। वर्णमाला, तो किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जब किसी भाषा के सभी वर्ण निर्धारित क्रम से एक साथ रखे जाते हैं तो वह समूह वर्णमाला कहलाता है, यानी उसका क्रम सही होना चाहिए। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की लिपि में बहुत से वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के अव्यवस्थित समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। तो जो सही क्रम होगा उसी को हम वर्णमाला बोले। तो देखो ये क्या है? हमारी वर्णमाला। जैसे स्वर, तो ये सारे क्या है? हमारे स्वर, जो कितने होते हैं? 11। और ये है हमारे व्यंजन, क से सा तक। इसको हम का वर्ग बोलते हैं क्योंकि का से स्टार्ट है। चा वाले को चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और इसको अंतस्थ है और इसको ऊष्म व्यंजन। फिर आते हैं कुछ और, जैसे संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, व्या, श्रा। आयोग व्यय में अ, कहा और आ। देखो बिंदु वाला, चतुर बिंदु वाला और विसर्ग वाला। आगत वर्ण में क्या कौन सा जाएगा? ओ, जा और पा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु बिना किसी रुकावट से के मुख से बाहर आती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में हमारे ये स्वर होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिसमें कम समय लगे बोलने में उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर होते हैं 4, ए, ई, पूरी। और जिसमें ज्यादा समय लगे, दोगुना समय लगे, उसे दीर्घ बोलते हैं। जैसे आ, ई, ए, ओ, औ। फिर हम देखो वो सीख लिए वर्ण। अब हम सीखेंगे मात्राएं। तो मात्राएं मूल रूप में और मात्रा के रूप में। तो कई बार स्वर शब्द के मूल रूप में प्रयोग होते हैं। अगर हम इधर आइए तो ये क्या हो जाएगा? मूल रूप में हुए। और मात्रा के रूप में जब यूज होने तो स्वर का जब व्यंजन के साथ संयोग हो यानी मिलाप हो तब उसका रूप बदल जाता है, तब उनमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? चिन्ह पढ़ेंगे। तो किसकी कौन सी मात्रा होती है? तो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये, ई की इधर को, बड़ी ई इधर, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री पे छोटा सा सी बना देते हैं। ए की एक मात्रा, एक ऐ की दो मात्रा, ओ की एक और औ की दो। तो सारे ही क्या है? इन सभी की मात्राएं। तो र पर छोटा ओ और बड़े ऊ की मात्रा देखते हैं। अगर हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा दोनों को व्यंजनों की तरह नहीं लगती, ये मात्राएं रा के बीच में रखते हैं। देखो रे में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो रू बनेगा ये वाला, जैसे रुपया, रुचि। और रे में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो शुरू और रूप वाला रू बनेगा। इसमें बन रहा है ये वाला रू और इसमें बन रहा है ये वाला रू छोटे ऊ का, ये वाला बड़े ऊ। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आयु के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण अस्वर ध्वनि की सहायता से होता है। अगर व्यंजन को स्वर रहित लिखना हो तो इससे निम्नलिखित नियम है। कौन कौन से? देखो, जिन व्यंजनों के अंत में पाई जाती है उनमें से पाई हटा देते हैं। जैसे खा तो खा, गा क्या हटा दिया? ग को आधा ही लिख दिया। ख का ये हटा दिया तो ये क्या हो गए? आधे हो गए। तो जिन व्यंजनों के अंत में घुंडी होती है उनमें से घुंडी हटा देते हैं। जैसे का, क्या ऐसे बनता पूरा, पर हमने क्या करा? इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्या बन गया? आधा फा, आधा फा। फिर शेष व्यंजनों के नीचे हलन। तो देखो ये पूरा है हमारा टे,
और अगर हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा बच जाएगा। यानी देखो हल चिल को हलंत भी कहते हैं। व्यंजन के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, स्पर्श के आधार पर, प्राण की मात्रा के आधार पर और कंपन के आधार पर। सबसे पहले स्पर्श के आधार पर 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक का अलग अलग नाम हो। जिससे का वर्ग में ये हमने पढ़े अभी, चा वर्ग में चा वाले, टा वर्ग में टा वाले आएंगे सारे, और ये 2 भी ऐड हो जाते हैं, ता वर्ग में ता वाले और पा वर्ग में पा वाले। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, अर्ध स्वर्गीय जैसे य रा लाव, तो ये चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु घर्षण करती हुई मुख से बाहर आती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखो जैसे श, श, स, ह, ये सारे ही क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन। फिर प्राण की मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिसमें पहला, तीसरा और 5वां बार व्यंजन अंतस्थ व्यंजन आए, ये सब अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, ग, तो पहला भी आना चाहिए, तीसरा और 5वां। देखो ये होता है पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण में आता है और बाकी के बचे हुए हमारे महाप्राण में आएंगे। यानी कि दूसरा, चौथा और डा, ढा और हा, ये सब किस में आएंगे, महाप्राण। फिर स्वर तंत्रियों के कंपन से, तो अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी ऐसी आवाज नहीं आएगी, कंपन नहीं होगा, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला, दूसरा वर्ण और श, श, सा अघोष होते हैं। जैसे ये सारे ही वर्ण अघोष है। और सघोष जिसमें कंपन होता है, जिसमें कंपन होगा वो सघोष और जिसमें कंपन नहीं होगा वो अघोष। इसमें तीसरा, चौथा, 5वां और अंतस्थ व्यंजन और हा सघोष व्यंजन होते हैं। जैसे ये सारे ही वर्ण हमारे क्या है, सघोष व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो जहाँ 2 व्यंजनों का मेल होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे चा और छा बना चा छा, यानी अच्छा मच्छर। भय और यह बना भय। अभ्यास सभ्य। सा व स्व बना तो स्वर और स्वयं। अब का ता हमारा कत बनेगा, यानी भक्त और शक्ति। संयुक्त व्यंजनों को हम संयुक्ताक्षर स्वर भी कहते हैं। फिर आता है हमारा द्वित्व व्यंजन। तो जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता हो तो एक संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे अम्मा, कच्चा। देखो इसमें क्या होगा, दोनों सेम मिलेंगे। जैसे चा और चा मिलाए तो इसमें पहले वाला आधा होता है और दूसरे वाला पूरा। ऐसे हमने क्या बनाया, माँ, तो मैं और माँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मैं और मैं। तो ऐसी ये शब्द है कच्चा, बच्चा, गुब्बारा, चप्पल, रच। तो दोनों ही एक जैसे शब्द जब होते हैं। फिर आयोग, वहाँ जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें हम आयोग कहते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, एक जो छोटी सी डॉट लगा देते हैं। जैसे कौवा, डंडा, पंखा, चंदन, बिल्ली। फिर अनुनासिक, जब हम ऐसे चांद बना के बिंदी लगा देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदी। तो जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थानों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, माँ, सांप, हंसी। फिर तीसरा आता है हमारा विसर्ग, यानी जब हम 2 डॉट लगा देते हैं, 2 डॉट। तो विसर्ग के अंत में 2 बिंदु लगाई जाती हैं जिसको हम विसर्ग कहते हैं। और इसको कैसे बोलते हैं, हा की तरह उच्चारण करते हैं। तो अतः, प्रायः, प्रातः, दुःखः, समानतया। फिर आता है हमारा आगात,
आगत वर्ण। तो जो ध्वनियां दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। कहाँ से आई है? दूसरी ध्वनि से, जैसे स्वर और व्यंजन। तो ओ को हमने स्वर में डाल दिया और सा और फा को हमने व्यंजन में डाल दिया। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में होता है, जो क्या है यार, इंग्लिश लैंग्वेज से आए, जैसे डॉक्टर, ब्लॉक, बॉल, क्लॉक, शॉप। इसमें क्या है, बस हम चांद बनाते हैं, बिंदु रहेगा। फिर जा और फा, जा और फा के नीचे बिंदी वाले, तो ये हमने कहाँ लिए है? अरबी और फारसी से हिंदी में लिए गए, जैसे रोज, जिला, साफ, कागज, जिंदगी, जमीन, फैसला। फिर आते हैं ड और ढ का प्रयोग। तो ड और ढ को उत्सिक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है। जैसे देखो, गाड़ी, पखवाड़ा, तो देखो ऐसा लग रहा है ना जीभ आगे पटक रहा है। तो बढ़ना, अनपढ़, कढ़ाई, तो ये सारे ही शब्द क्या हो जाएंगे? उत्सिक्त व्यंजन। फिर अब हम सीखेंगे रा वाला। तो रा को हम कैसे कैसे यूज करते हैं? तो स्वर रहित रा को पूर्ण रूप में प्रयोग होता है, जैसे अगर, राघव, भारत, गिरधर। और स्वर रहित आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में प्रयोग होता है। तो अगर बोले रेफ वाला रा, तो जैसे धर्म में माँ है, तो ये रे क्या चढ़ जाएगा? मैप पे चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाता है? ये होता है रेफ वाला रे। फिर देखो कार्य, तो ये सब रेफ वाले हैं, अगले वाले के सिर पर चढ़ना। अगर पाए वाले स्वर रहित व्यंजनों के बाद स्वर सहित रे आए तो पदेन, यानी उसके पैर में लग जाएगा। तो चक्र है तो कै, और कै के पैरों में ऐसे लग जाएगा, तो ये क्या हो गया? चक्र। फिर अगला आता है टे और डे के साथ कैसे लगेगा? जैसे टे के साथ भी ऐसे लगेगा रे, और डे के साथ भी ऐसे, जैसे ट्रक और ड्रम। तो इसी के साथ बच्चों हमारे पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।